हाथरस की घटना बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद। जितना भी कहा जाए, 121 लोगों की मौत, देश दुनिया से शोक संदेश, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम जगहों के शोक संदेश, शोक संतप्त परिवार जिन्होंने खोया, उनके प्रति गहरी संवेदना। मैं आप सबसे आज एक निवेदन करना, बड़ी 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 घटना है ये, बहुत बड़ी घटना। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए यहाँ पे थोड़े लोग चुपचाप खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि परिवार के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। एक शोक संतप्त परिवार के लिए एक बात, एक संदेश जाएगा यहाँ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट पे आऊं या डिबेट के हिस्से पे पहुंचूं, बातचीत के सिलसिले को, बैठिए, तशरीफ रखिए। डिबेट के हिस्से को आगे पकड़ूं, उसके ताने बाने को पकड़ूं, और आज पता भी नहीं है कि कितनी देर रहेगा ये, क्योंकि बारिश का समय है और आपको मालूम है खुले में शो होता है। लेकिन कोशिश है जितनी देर है शो उतनी देर हम आपसे बातचीत में जुड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अमित कुमार सिंह के पास जाना चाहूंगा जो हाथरस में हैं, जहां यह घटना हुई। पहले उनसे बातचीत करके फिर मैं आप लोगों से बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। दीपक बिष्ट जी जो मैनपुरी में है, मैनपुरी में जो नारायण साकार हरि जी का जो आश्रम है वहां पर वो उसके बाहर मौजूद हैं, और दीपक बिष्ट मैनपुरी में, और अमित कुमार जी जो हैं हाथरस में, दोनों हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अमित से जानना चाहूंगा कि अमित, इस वक्त उपचार पे कितने लोग हैं अगर जानकारी हो, और जहां पे आप ये हादसा हुआ वहां मौजूद हैं, उसको लेकर अगर कोई नया पहलू आप यहां डायमेंशन जोड़ना चाहें तो जोड़ें, हम सारे लोग सुनना चाहते हैं। जी ऑडियो। प्रतीक सर, 28 लोगों का भी उपचार पर हैं और लगातार जो है उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और ये 28 लोग केवल जिला अस्पताल में नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा था कि जिन लोगों की हालत गंभीर है उनको बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाए। कल जैसे ही ये हादसा हुआ था, भगदड़ हुई थी, 121 लोगों की मौत की सूचना आई थी। शुरुआत में 27 है, फिर 50 हुआ, 60 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 100 से ज्यादा हुआ। आखिरकार आज जो है 121 पर आके फुल स्टॉप लगा है। उस पर मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था और 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने खुद मांगा था। एडीजी जोन आगरा जो है वो इस कमेटी को हेड कर रहे थे। अब से महज 1 घंटे के अंदर जो है ये रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंच जाएगी। अमित, ये सारे पहलू, इन सारे पहलुओं से लोग, अमित, इन सारे पहलुओं से लोग सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा डायमेंशन, जो कोई ऐसी लाइन जिसको आप खींचना चाहें, खासतौर से ये जो घटना हुई जिसमें लगता है कि ये चूक का ये मामला था, तो कहां चूक का मामला था, इसको अगर आप इलाबोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, चूक का मामला यहाँ पर दो तरफ से था। एक, जो आयोजक थे जिन्हें केवल 80,000 श्रद्धालुओं को आने की इजाजत दी गई थी, लेकिन श्रद्धालु पहुंचे थे 2.5 लाख से ज्यादा। आयोजकों को तुरंत पुलिस को जानकारी दे देनी चाहिए थी कि उनके पास श्रद्धालु काफी ज्यादा तादाद में पहुंचे हैं, लिहाजा पूरी व्यवस्था की जाए, लेकिन इस तरीके से हुआ नहीं। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि प्रशासन की LIU यूनिट होती है, उन्हें पता लेना चाहिए था। बीट अफसर होता है कि काफी ज्यादा तादाद में वहां पर श्रद्धालु इकट्ठा हुआ है, तो जब बाबा वहां से निकले और बाबा के पैरों की जो मिट्टी लेने के लिए जब श्रद्धालु वहां पर झुके, तो और पीछे से जो भीड़ आई, तो वहीं पर जो है वो भगदड़ शुरू हुआ और लोगों की जान गई। तो ये सबसे बड़ा पहलू है। दूसरी बड़ी पहलू, जिस बाबा को सुनने के लिए उनके अनुयायी पहुंचे थे, वो बाबा कहां है? इस हादसे के बाद से बाबा का कोई अता पता नहीं है, मोबाइल फोन उनका स्विच ऑफ है। बताया यह जा रहा है कि मैनपुरी, उसी पहलू पे जा रहा हूं मैं उसी पहलू पे जा रहा हूं। देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, प्रश्न ओपन कर रहा हूं मैं आप ही के लिए। एक होती है भीड़ और एक होते हैं श्रद्धालु। जो मौजूद थे वहां पे वो श्रद्धालु थे, और भीड़ जो होती है वो ऐसा तंत्र, जैसे मैं अगर आप कहें कि कोई इसका उदाहरण इस समय तुरंत दे दे तो मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन हाँ, भीड़ वो हो सकती है जो तमाशबीन बनी रहे या जिसका कोई चेहरा ना हो। मोटे तौर पे इसको ऐसे कह देते हैं कि कोई घटना हो रही है और दुर्घटना हो रही है, आप खड़े हैं, लेकिन वहां पर श्रद्धालु थे, बेबस नजर आए, और बेबसी का ये आलम कि ठीक से इलाज तक, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए, बाहर एक ढेर की तरह रख दिए गया, और वो श्रद्धालु थे। मैं दीपक आपके पास आना चाहता हूं, जहां आप मौजूद हैं वो आश्रम के बाहर का स्थिति है।
खास तौर से क्या कहा जा रहा है, लोकेशन, बाबा की लोकेशन को लेकर क्या जा रहा है, और क्या सूचना है फर्स्ट हैंड जिस पर कि कहा गया कि प्राथमिक जो है FIR जो है उसको ब्रॉडर करेंगे, जैसे जैसे डेवलप होगा केस उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसको इलैबोरेट करिए, जो लोग जानना चाहते हैं कि 121 लोगों की मौत हुई पे देश दुनिया से शोक संदेश है इस पर। दीपक बिष्ट। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब तक FIR हुई है वो उन आयोजकों के खिलाफ हुई है जो आयोजक जिन्होंने इस तरह का सत्संग करवाया था, क्योंकि बाबा हमेशा अपना नाम ना लेकर दूसरे आयोजक तैयार करते हैं, जो उनकी टीम बनाई गई है, और उस टीम का पूरा जिम्मा होता है कि वो जगह जगह पर सत्संग करें। उसके लिए एक कैपेसिटी होती है जो पुलिस प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए दी जाती है कि 80,000 लोगों की स्ट्रेंथ होगी, और उसके बावजूद तकरीबन 2.5 लाख लोग उस सत्संग में पहुँचे। और उसका नतीजा ये निकला कि जो वॉलंटियर्स जिनकी वॉलंटियर्स की क्षमता होती है, क्योंकि हमेशा पुलिस ये भी कहती है कि वॉलंटियर्स होने चाहिए, अगर आपकी भीड़ ज़्यादा है तो उसको संभालने वाले लोग होने चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा कोई नज़र नहीं आया। अगर संभालने वाले लोग जो जिन्हें संभालने का जिम्मा सौंपा गया था उन्होंने ही धक्का मुक्की करी थी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि महिलाएं, बच्चे जो बाबा की चरणों की धूल लेना चाहते थे वो उसके पीछे जा रहे थे, उनको धक्का मुक्की करके उन्होंने रोक दिया, जबकि वो उन्हें शांत कर सकते थे। और दूसरा ये कि जो FIR हुई है, इस FIR में जो आयोजक है वो भी अभी तक गायब हो चुके हैं, अपने घरों में ताला लगा के गायब है। तीसरा, एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी यहाँ पर कौंध रहा है कि बाबा जो इस आश्रम में, जो मैनपुरी के जिस आश्रम के बाहर मैं खड़ा हूँ, ये आलीशान आश्रम है, इस आश्रम के अंदर बाबा के होने की देर रात से सिचुएशन यहाँ पर बताई जा रही थी, और उसके बाद CDR के जरिए सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर बाबा की मौजूदगी है। तो बाबा अब तक सामने ना आए हैं, और ना ही बाबा ने अपने उन भक्तों के लिए कोई शोक संवेदना दी है। एक मोबाइल फ़ोन वीडियो के जरिए वो दे सकते थे, वो सामने नहीं आए। 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती। वो 121 वो लोग हैं जो उनके खुद के सत्संग में शामिल होने आए थे, उनके लिए उनका दर्द किस तरह का है ये अब सामने दिख रहा है। वो अभी तक अपना कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं लाए, ना ही वो पुलिस के साथ मौजूद हैं। तो हालांकि FIR में उनका नाम नहीं है, लेकिन देर सवेर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका नाम नहीं आएगा। अगर जांच आगे बढ़ेगी, जिस तरह से जांच चल रही है, तो उसके बाद उनका नाम भी यहाँ पर आ सकता है। और देखिए इतना बड़ा आलीशान महल यहाँ पर बनाया गया है। मैंने दृश्य देखा, वो दृश्य देखा। मैं आपके पास, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपके पास बीच में एक बार फिर से कोशिश करेंगे, जब डिबेट आगे बढ़ेगी तो मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगा। ये बात सच है, आप कह सकते हैं कि ये घटना देश में पहली घटना नहीं है। भगदड़ वाली घटनाएं कई होती रही हैं और कई बार होती रही हैं, और ये रिपीट ना हो ये सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सबक अगर हम नहीं लेते हैं पीछे से तो बात बनती नहीं है। घटना पहली नहीं है ये भी, और घटना पहली नहीं है वो भी। कौन सी? जो राज्यसभा में हुई या जो लोकसभा में हुई, वहां भी बाइकॉट है, वहां पे भी वही हल्ला। आप धीरे से मुस्कुरा दी ना कि देखो इन्होंने कैसे ट्रांजिशन ले लिया, इधर से घूमे और उधर चले गए। नहीं, संवेदना है, पूरी संवेदना है, लेकिन बस ये है कि चलना है जहां पे सवाल होने चाहिए, जहां सवाल पूछे जाने चाहिए, जहां बात होनी चाहिए, जहां पे ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं को ना हो, उनके लिए सचेतक हैं या जिनको कानून पे इस पे बहस करनी है, वहां पे बाइकॉट्स हैं, वहां पे कुछ और चर्चा है। कौन है इसका दोषी, कौन है? या हम लोग इतने लाचार नजर आते हैं कि कुछ बोल ही नहीं पाते। कहां से आना हुआ साहब आपका? नजफगढ़ से आया हूं। हाँ जी, नजफगढ़ से। नजफगढ़ से आए हैं। और आप? साथी आए हैं, नजफगढ़ से आए हैं। और आप साहब कहां से आए हैं? भोपाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब आपका? वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हैं वीरेंद्र जी? मैं नौकरी करता हूँ सर। नौकरी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट में बाइकॉट जो होते हैं या जो बहस नहीं हो पा रही है, जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं? कौन दोषी ज्यादा है? किसको, या दोषी ना भी कहें हम ये पूछें आपसे कि हम अपेक्षित से खड़े हैं बाहर और वहां रोज तमाशा बने और तमाशबीन हम हैं और दिखता वो है तमाशा जो सामने होता है। जब हम अपने लोकसभा के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करते हैं, मेरे को लगता है तभी हम गलती कर देते हैं। तभी हम गलती कर देते हैं। मैं कहता हूं तब गलती शायद ना भी हुई हो। चलिए मैं मान लेता हूं क्योंकि पार्टी सेलेक्ट करके देती है, लेकिन क्या है भाई, बताओ बाबू, बोलो। तो खड़े रहो ना, बार बार हाथ उठाते हो। तमाश वहां पे गलती ना भी हुई हो सिंह साहब, ना वहां गलती ना भी हुई हो, लेकिन हम जिम्मेदारी जिसको दे रहे हैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो ये भी तो सवाल है, पूछा तो जाना चाहिए ना। क्यों साहब? बिल्कुल सवाल पूछा जाना चाहिए। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा दूं। हरनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हरनाम जी। कोशिश करेंगे पूरी डिबेट हो जाए, बारिश का तो मौसम है। SN सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एसके दत्ता साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी समाज सेवी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले नवल वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का ये एक सामने खाका है, लेकिन आपका खाका जो है, जिस पे आप बोलेंगे, जिस पे आप बात करेंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। जब हाथ उठाएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं कहिए तो आपका कोई अगर सवाल हो किसी का तो मैं रखूं, या तो मैं अपना सवाल रख दूं। आप तो रोज ही खड़े होते हैं, आते। आज आप पहली बार आए? नहीं, रोज? हाँ, कई बार आ गए। माफी चाहता हूँ जी, बोलिए बोलिए। आखिरी बार आए हो, इसके बाद नहीं आओगे? मत आना जी। पहला आदमी मिले जो कह रहे हैं आखिरी बार आए जी। क्या नाम है साहब आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में ही रहते जी जी, तो बोलिए क्या काम करते हैं साहब? हैं। मैं वैसे तो किसान हूँ और टीचर भी हूँ प्राइवेट। किसान भी हैं, टीचर भी हैं जी। सवाल पूछिए। मेरा सवाल नहीं है, बल्कि मेरी एक शिकायत है उत्तर प्रदेश शासन से। शिकायत है तो रखिए, शिकायत रखिएगा थोड़ी देर में। पहले मैं इधर बातचीत कर लूँ एक बार। मैं शिकायत जरूर रखिएगा, क्योंकि प्रशासन से है, शिकायत जरूर रख लीजिएगा जी। मैं आपसे सवाल रखता हूं पहले बीजेपी से। साहब, पेंच कहां फंसा है मुझे बताइए, फिर उसके बाद मैं 2-4 सवाल हैं वो रखूंगा, क्योंकि सारी डिबेट, सारी बहस हर जगह हर चैनल पे वही है। तो कुछ बात तो निकल के आए कि वही रोज बहस करते रहेंगे, या वही रोज सुनते रहेंगे कि भाई फ्लोर ऑफ द मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपके पास। आपसे कहें भाई आप ना जाया करो, ऐसे ऐसे हो के ना निकला करो। आपसे वो कहें, ये कहें इनकी जिम्मेदारी, ये कहें, ये सुनते ही नहीं है। तो बहस क्या है? हम लोग खाम खां के लिए खड़े बरसात में आके यहाँ पे। कोई बात हो तो बताओ क्या। देखिए, राजनीति में जानता हूं, राजनीति में ये जो सामने की जो पोस्चरिंग है दोनों तरफ से है। पोस्चरिंग मतलब दोनों तरफ भाव मुद्रा में दोनों लोग खड़े हैं। विपक्ष चाहता है ये वाह, ये मौका है जब हम वहां से यहां आके खड़े हैं और इसी पे समय डोमिनेट करना है। सत्ता पक्ष को लगता है कि भाई ठीक है, हमको 240 मिले, हमारी गलती क्या है, हम तो सरकार बना लिए हैं। फिर ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति ये नहीं है, सिर्फ इतनी नहीं है जितनी आपको दिख रही है। इसके पीछे और चीजें हैं जी। नाउ द डिबेट स्टार्ट्स। देखिए, प्रकृति चेंज नहीं होती है और प्रकृति के हिसाब से आदमी काम करता है। जैसे साहब, बात तो कहने को गई है वहां पे कि राजनीति, भाई वो तो बहस करने के लिए भेजा गया है। तो शानदार बता रहा हूं, आप देखिए ना, बादल लगे हुए हैं, कुछ बादल गरजते हैं, कुछ बरसते हैं और कुछ मनोरंजन करते हैं। आप लोकसभा में जा रहे हैं और वहां पे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करना है आपको। आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक धर्म को आहत कर रहे हैं, हिंदू को गाली देने का कार्य कर रहे हैं। विषयों पे चर्चा करिए। देश की आजादी के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हुआ है। प्रतीक जी, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा के दौरान भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के दौरान किसी पार्टी का एक वरिष्ठ वहां पे जाता है और एक धर्म को गाली देने का कार्य करता है। आप 100 सवाल उठाइए सड़क से लेकर संसद तक, हम इसका जवाब, मैं आपका जवाब लूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब धन्यवाद प्रस्ताव पे बहस हो रही है, बहस चल रही है, जवाब इसका प्रधानमंत्री देते हैं, ठीक है। आप 167 नियम का हवाला दे रहे हैं कि 167, उसका जवाब एक मंत्री देता है। वो कह रहे हैं, और बहस 4 दिन नहीं चलती 167 पे, बहस तो कुछ दिन खत्म। अब सवाल यह है कि एक दिन में और 4 दिन बहस चले, उसका जवाब दे प्रधानमंत्री। तो आखिर क्या मतलब, जनता को आप समझ रहे हैं या जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं साफ साफ? तो वो मुझे बताइए कि मैसेज क्या है जनता के लिए, हम क्या समझें? देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो जनमत मिला है, हमें जनता ने, देश की जनता ने हमें विपक्ष का जनमत दिया है। और विपक्ष का काम है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर बगैर डरे जनता के मुद्दों पर चर्चा हो संसद में, जिससे कुछ उसका कोई निराकरण हो। ठीक, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हंगामा करने का आपको जनमत नहीं मिला है कि आप हंगामा करें वहां पे। बिल्कुल नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला, इनफैक्ट किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। पैसा खर्च है, पैसा का जी। क्या नाम है साहब आपका? मैं आ रहा हूं सर, आपके आप ही का नाम, हर नाम जी आप ही का है जी। पिछले विगत कई वर्षों से यही। क्या साहब, कहाँ से आना हुआ? मैं बुराड़ी दिल्ली से आया हूँ। क्या प्रोफेशन क्या है? अध्यापक से पेशा, अध्यापक हूँ पेशे से। बहुत बहुत स्वागत है अध्यापक जी। लोकतंत्र का क्या, लोकतंत्र को मजाक बना के रखा है। पक्ष और विपक्ष की क्या भूमिका है, इस भूमिका से हट के सब लोग सोच रहे हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि संसद में जो एक कार्रवाई होती है उसके पीछे कितना खर्चा आता है और ये खर्चा किसका है। आप हर बात पे बैकआउट करने चले जाते हैं। कभी मिल बैठ के आप देश के विकास के बारे में सोचते हैं?
ये किस दिन सोचोगे आप? हमें बेवकूफ बना रखा है आपने, और कोई बात नहीं है। ये एक टीचर है, एक मामूली सा टीचर है, और ये सिर्फ बात टीचर की नहीं है, चाहे सिंह साहब खड़े हो भोपाल से हो, आम आदमी की एक बात है, और वो ये सवाल आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल, हम भी इनकी बात में ही बात मिलाकर जो अध्यापक जन कह रहे हैं, सिंह साहब कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि देश की जनता एक मुद्दों पर चर्चा करना, इतना बड़ा 24-25 लाख बच्चों का जो नीट का सवाल है, हम पूरा विपक्ष चाहता है कि नीट पर चर्चा हो। इस पर क्या मुसीबत है सरकार को चर्चा करने पर? हम चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो, जहां पर पिछले 1 साल से ये बिल्कुल ऐसा ही बात है कि रुको भाई रुको, ये बिल्कुल ऐसा ही बात है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो। करते हैं। अरे हम तो तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, हमें शादी करना, तो दिक्कत कहां है? वो कह रहे मैं बहस करना चाहता हूं, वो कह रहे कि बहस में आ नहीं रहे, दिक्कत कहां, पेज कहां है? नो, जब तक आई विल गिव यू फर्स्ट इनका चांस है, देन आई विल गिव यू। जी, आई विल गिव यू। हाँ जी। देखिए, जब विपक्ष के नेता बोल रहे हैं तो उस वक्त लगभग प्रधानमंत्री के अलावा 5 मंत्री उन्हें बार बार टोका टोकी कर रहे हैं। बार बार जब वो बात रख रहे हैं, वो किसकी बात रख रहे हैं? वो बेरोजगारी पर बात रख रहे थे, वो महंगाई पर बात रख रहे थे, वो महिलाओं पर बात रख रहे थे, वो नीट पर बात रख रहे थे, वो आपके मणिपुर पर बात रख रहे थे, वो और ऐसे मुद्दे थे जिनमें देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे। लेकिन राहुल गांधी जी को बार बार डिस्टर्ब किया। और वहीं देश के प्रधानमंत्री साहब, देखा कल डिबेट में हमने और आज भी देखा, शोले की मौसी का डायलॉग सुना रहे हैं, कहीं किस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं। आज देश की सरकार मैंने ले लिया बात आपकी बात। प्रतीक जी, आपने सवाल पूछा, यही सब लोग ये जान गए होंगे कि जो भ्रम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हुआ है, वही भ्रम इनको हुआ है। जनता ने आपको सवाल पूछने के लिए वहां चुना है, जवाब देने का कार्य कौन करेगा? जिसको जनता ने चुना है। जब वो जवाब देने के लिए संसद भवन में वो तैयार हैं और जवाब दे रहे हैं, तो आप बाइकाट कर जाते हैं। मैं तो एक चीज कहूंगा कि 2 दिन में हो गए आबाद भी बर्बाद भी। अरे आप कहते थे संविधान की बात, आप कहते थे लोकतंत्र की बात, आपने संविधान की गरिमा रखी। जब संविधान की गरिमा रखी। जी, कुछ कहना चाह रही थी मैं, आई एम सॉरी। जी प्रतीक जी, भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस वाले के राहुल गांधी जी संसद में बात कर रहे थे महिलाओं की बात हो रही थी, युवाओं की बात हो रही थी, बेरोजगारी की बात हो रही थी, लेकिन वहां पर सिर्फ मणिपुर की बात हो रही थी। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से मणिपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम खुद कहते हैं। लेकिन आपके लिए सिर्फ मणिपुर इंपॉर्टेंट क्यों है? वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? जहां पर टीएमसी के गुंडों ने कंगारू अदालत, इस्लामिक अदालत, शरिया अदालत लगाई हुई, उस पे ये मौन साध के रखे हुए और ये बोल रहे थे बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और दूसरी बात, वहां पर ये चुप साध कर बैठे हुए, क्योंकि वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। और जो बयान राहुल गांधी ने दिया वो राजनीतिक कॉल है हिंदुओं के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ने की भारत में। ये लोग कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, इसके पीछे जो इनके विदेशी आका है ना, उनके राहुल गांधी ने, आप बार बार तोड़ मरोड़ के बात मत करिए ना भारतीय जनता पार्टी करे। राहुल गांधी जी ने केवल कहा जो हिंदू हिंसक है वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं। और आज उसका उदाहरण देखिए, गुजरात कांग्रेस का दफ्तर इन्होंने आज किस तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। बिल्कुल कहीं चुपचाप मेरी डिबेट पर जरा से उत्तेजना हुई, उठा के फेंकूंगा पीछे। जरा से उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से। ज्यादा गुस्सा रहा, पानी पी लो। जी हाँ है खड़े रहो मीडिया को गया। हाँ जी प्रतीक जी, 2 मिनट लगेगा, लेकिन नाम बताइए। अवनीश जांगिड़ नाम है। अवनीश जी कहां से आना हुआ? यहीं दिल्ली का रहने वाला। बोलिए। प्रतीक जी, केवल हिंसक नहीं बोला था, 3 शब्द बोले थे, हिंसक, नफरत, असत्य। हिंसक और नफरत पे मैं सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये फिर कोई डिफेंस ढूंढते रहेंगे। मैं असत्य और सत्य, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी दिखाना आपका काम है। उसी उनके वक्तव्य के दौरान मैंने मीडिया की उस बात पे नहीं आया। लोकसभा टीवी, ये कहते हैं ना IIT बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। लोकसभा सरकारी चैनल है जो उस पर लाइव आता है। 90 मिनट से ज्यादा की वीडियो रिवाइंड कर करके देखिए। बोला हिंदुओं के लिए था, आगे से पूछिए। उसी दौरान जब 4 चित्र दिखाए थे 4 धर्मों के, तब पता है क्या बोला था? जो 70 साल से दबा हुआ सच है, देश की मीडिया के सामने नहीं आ पा रहा, आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे।
राहुल गांधी ने बोला कि जीसस क्राइसिस ने बोला था कि एक गाल पे थप्पड़ इधर खाओ तो दूसरे गाल पे इधर खाओ। अब महात्मा गांधी झूठे थे या राहुल गांधी झूठा है? मैं आपकी बात ले लूंगा। मैं ठीक, कूल डाउन, वो उनके लिए भी है, आपके लिए भी है, मैं रोक नहीं रहा। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाई रुक जाओ बाबू, आ रहा हूं मैं। आप सवाल पूछेंगे, हाथ उठाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। भाई वहां ना बोलो, हाथ उठाओ, मैं आ जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने आपसे पूछा कि मुझे एक बात बताइए, मुलायम, और उन्होंने नाम लिया रामगोपाल जी का, कि बताइए रामगोपाल जी कि मुलायम सिंह जी क्या झूठ बोल रहे थे कि कांग्रेस जो है से लड़ना बहुत मुश्किल है, वो सीबीआई छोड़ देती है। 3 अप्रैल 2013 का बयान है। अब आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं या पार्टी कहती है कि हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं और स्वतंत्रता है एजेंसियों को, वो लड़ेंगी। जी, अगर एजेंसियों को स्वतंत्रता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं किया, बिल्कुल किया। मैं कह रहा हूं, देखिए नेताजी ने भी कहा, मैं कहा, लेकिन अब जो इन्होंने किया, इन्होंने तो 99% केवल। देखिए एक बात बताएं, अगर कोई स्वीकार कर रहा है तो ये इस जनतंत्र की, इस लोकतंत्र की, इस जनता की, इस पार्लियामेंट की ताकत है और इसको सराहना कीजिए। इसमें हाँ, ये डिबेट की ही जीत है, ये डिबेट की जीत है, मेरी डिबेट की नहीं। ये जो ऊपर चल रही डिबेट, उसकी डिबेट की जीत है। ये मत सोचिए कि ये नीचे हो गए, ये ऊपर हो गए, ये कतई बात। ऐसा कोई ना, तो कोई यहाँ पे किसी को नीचा दिखा रहा है, और दिक्कत यही हो रही है। एक पॉइंट ये भी है कि नीचा ऊपर, ऊपर नीचे, ये भी दिक्कत है। लेकिन ईडी का पूरा आप कार्यकाल इनका 10 साल का देख लीजिए, केवल विपक्ष के नेताओं के अलावा एक भी पक्ष का नेता बता दें कि उसके खिलाफ ईडी का छापा पड़ा हो, सीबीआई का छापा पड़ा हो। लेकिन जिसके पास छापा पड़ा, अगर उसके पास कुछ निकला, अगर वो बीजेपी में भर्ती हो गया या फिर उसने गठबंधन कर लिया, तो उसको माफ कर दिया गया। कोई भी एक केस बता दें जिसमें इन्होंने कहा कि इनके नेता को कोई सजा दी गई हो, इसलिए इन पर आता है। और जहां तक कहते हैं कि लोकतंत्र में सुनना चाहिए, लोकतंत्र का पक्ष का नहीं, विपक्ष को अपना पक्ष निभाना चाहिए। अरे भाई, एक दिन में 146 सांसदों को विपक्ष के आप सस्पेंड कर देते हैं, तब आपका संविधान कहां गया था? तब संविधान की वो शपथ लेके जो आए थे, राइट। मैं समाजवादी पार्टी का यहाँ पे प्रवक्ता, उसका स्वागत करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से परिप्रेक्ष्य पे बात रखी। जी, मैं तुमको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हल्ला नहीं ज्यादा, है ना, बहुत विनम्रता के साथ, ये सब अपने ही हैं, है ना। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, अभी इन्होंने कहा कि एक साथ 140 सांसदों को बाहर कर दिया। आपकी डिबेट में अगर कोई हल्ला करेगा, आपको मतलब बोलने नहीं देगा, प्रवक्ताओं को बोलने, सिर्फ हल्ला करेगा, तो आप उसका क्या करेंगे? क्या करेंगे आप उसका? आप उसे बाहर कर देंगे। वो तो मैं शरीफ आदमी हूं। अगर आपको कोई करेगा, आपको डिबेट करने नहीं देगा, तो आप उसे बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे? मजबूरन करना पड़ेगा आपको। अरे मैं तो कोई ऐसा कि मैं तो सिर्फ डरा देता हूँ हाथी के दांत वाले से। अरे मेरी बात सुनिए, जो सच्चाई। अरे भाई, एक को निकाल देगा, कोई गलती करेगा। अरे तो आप संसद में आप वो खड़े हो, देश के लोकतंत्र के मंदिर में, जब देश के लोकतंत्र के मंदिर में आप खड़े हो, और जब वहां पक्ष, जब आप बोल रहे थे, राहुल गांधी जी बोल रहे थे, एक भी सत्ता पक्ष के लोगों ने जो आपने गलत बोला, उस पर एक एक व्यक्ति ने, मंत्री ने मिलकर के जवाब दिया, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो। लेकिन जब राहुल गांधी जी, जब वहीं नरेंद्र मोदी जी बोलने लगे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वो संसद है, वहां बहस हो रही है साहब। देश का पैसा लग रहा है, उस जनता का पैसा लग रहा है जिसके पैसे से आप मौज मस्ती, उसका पैसा लग रहा है, जो मेरे ऑटो में बैठता है उसका पैसा लग रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स लग रहा है, ऑफ कोर्स लग रहा है। आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिसका पैसा लगा है, मैं आज आपसे पूछूंगा, आप आए कहां से आए हैं आज? हरियाणा से। हरियाणा से, किसान जी हैं। मैं आपसे जरूर आज पूछूंगा। जनता का पैसा सर, जनता का पैसा तब भी लगा था जब उसी लोकसभा में इनके सांसद रमेश बिधूड़ी एक सांसद को गाली दे रहे थे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तब जनता का पैसा नहीं लगा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के चुनाव में प्रभारी और बना दिया। जी, मैं एक काउंटर दे ले, फिर क्या होगा? जी लिसन, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 1 मिनट दीजिएगा। बिल्कुल देंगे। तथ्यों के आधार पे तथ्यों के आगे आ जाइए, तथ्यों के आधार पे आगे आ जाइए। हाँ जी 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 जी। लोकसभा के अंदर एक 55 साल का राष्ट्रीय बच्चा है। देखिए, आई ऑब्जेक्ट।
आई ऑब्जेक्ट सर अगर मैं सर आप मेरी बात बहुत विनम्रता के साथ, दत्ता जी, मैं जनता के बीच विनम्रता के साथ मेरी बात सुनिए। दत्ता जी नो सर, मैं सीट पे, मैं यहाँ पे हूँ सर। दत्ता जी नो प्लीज लिसन मी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, वो तंज करिए, ऐसा करिए कि जिसको कि हम रख पाए, ऐसा तंज मत करिए कि जनता भी कहे कि क्या कर रहे हैं जी। नहीं यू प्लीज बराए मेहरबानी, हाँ जी, नहीं आप कहेंगे नहीं, नो इस वजह से कहा क्योंकि इस पे बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मैं जब भी कोई बात बोलता हूं बिना आधार का नहीं बोलता हूं। आपने भगवान शिव के बारे में कहा, बिल्कुल कहा, ठीक है। आपने कहा कि त्रिशूल भगवान शिव के पीछे की तरफ होते हैं। श्रीमान राहुल जी, शिव पुराण, देवी पुराण, मार्कंडे पुराण पढ़िए। भैरव का रूप, उसके साथ साथ आपका नीलकंठ का रूप, नटराज का रूप, उस पे शिव जी के त्रिशूल दाहिना हाथ में होते हैं। जब दाहिना हाथ में शिव जी का त्रिशूल हो, क्या वो हिंसक होते हैं? जैसे इन्होंने कहा था ना कि पीछे है तो इसलिए हिंसक नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, ये जो हिंदू धर्म को मानते हैं ये लोग कहीं ना कहीं पे वायलेंस पे यकीन करते हैं। श्रीमान राहुल जी, कृपया करके आपने तो मान ही लिया कि हिंदू धर्म जो मानते हैं वो कहीं ना कहीं पे वायलेंस को एक तरह से वो प्रोमोट करते हैं। कृपया करके आप अपना मजहब बता दीजिए। दत्ता जी ये सारी बहस चल रही है इस समय नेशनल मीडिया पर। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि वो शिव जी की, गुरु नानक जी की फोटो लेकर आए क्यों? देखिए राजनीति समझाइए मुझे राजनीति। मैं आ रहा हूं सर, आई विल गिव यू, आम आदमी पार्टी का चांस है। दत्ता जी मैं आ रहा हूं, मुझे तो राजनीति समझाइए। मैं अनपढ़ आदमी, मुझे राजनीति समझाइए कि राजनीति इसका मतलब क्या कि शिव जी की मूर्ति फोटो लेके, कौन सी बात ऐसी है जो शिव जी की फोटो से समझाई जाएगी? अरे यहां तो क्या है, दो चीज हैं, साकार और निराकार। आप कह दें कि जैसे आपने कहा कि प्रभु, तो अगर मेरे अंदर प्रभु है तो आंख बंद करेंगे, प्रभु दिखेंगे हमें, वो निराकार है। लेकिन साकार भी सामने मंदिर बनवाया, साकार हो गया। लेकिन वो फोटो क्यों लेके आए, ये राजनीति समझाई जाए, इसको बताया जाए डायमेंशन क्या है, और तीर राजनीति में इधर चलता है और निकलता उधर है, तो वो भी बताया जाए, वो मैं समझना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। ये एक तो बार बार जिस तरीके से ये हमारे साथी राहुल गांधी का नाम लेकर बार बार कह रहे हैं कि हिंदू समाज के प्रति कहा या किसी और के प्रति कहा, आप उसको जितनी बार सुनेंगे आप देखिएगा राहुल गांधी ने वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जब हिंदू वाली बात कही तो उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते, इंगित करते हुए कहा कि ये लोग कुछ हिंसक प्रवृत्ति के हैं, और उसकी हिंसा का उदाहरण तो वो ये भी कहना चाह रहे थे, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि हम भी हिंदू के हितैषी हैं। यही, तो मैं यही चाहता। तो इसको कहने के लिए, इसमें कहने में इतने टेंजेंट बनाने की क्या जरूरत है? कहिए ना कि हम भी हिंदू हैं। कोई जरूरत नहीं है इसमें कहने की। बिल्कुल हम हिंदू हैं और हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग केवल हिंदू नहीं है। ठीक, सर आप अपना तो ले सकते हैं, बात बोल सकते हैं, अपनी बात तो आप सीधे बोली नहीं, तो आप अपनी बात सीधे बोलिए। प्रतीक जी, निश्चित तौर पे आपके जिम्मेदार चैनल पर इन्होंने स्वीकारा हिंदू हैं, हम भी मान रहे हैं कि ये हिंदू है, लेकिन राहुल गांधी जी हिंदू हैं ये कैसे मान सकते हैं? भाई राहुल गांधी जी गुजरात के एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ एक रजिस्टर होता है कि जो हिंदू नहीं हो उस रजिस्टर में सिग्नेचर के आदरणीय राहुल गांधी जी उसमें सिग्नेचर कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा, राहुल गांधी जी एक बार कहें तो मान लिया जाएगा, भूल से कह दिए। राहुल गांधी जी कहते हैं, मैं नहीं, राहुल गांधी नहीं, हिंदू लड़के मंदिर इसलिए जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। राहुल गांधी जी की पार्टी कहती है ये तो बोको हरम से भी खतरनाक है। इनके एक मंत्री AR अंतुले जी 26/11 की घटना में कहते हैं हिंदू तो आतंकवादी हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मैं दरअसल बहस कर रहा था चीजें सुलझें, लेकिन लगता है चीजें उलझ रही हैं।
और डिबेट उलझाने के लिए नहीं होनी चाहिए, डिबेट सुलझाने के लिए होनी चाहिए। मैं आता हूं जी, वेरी वेरी क्विक। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, वेरी अपनी बात बोलिए। सर हरियाणा के अंदर मानसून आई हुई है, हाँ जी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही है। पहले मुझे लग रहा था आज और कल में परसों में बारिश होनी चाहिए हरियाणा में भी। मेरी शिकायत ये है सर, हाँ। क्या टेक्नोलॉजी का लाभ किसानों को नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। वैसे क्लाउड बास्टिंग भी है, लेकिन अब तो मानसून हमारे देश कम से कम इस मामले में बहुत समृद्ध है। और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसके बारे में सूचना ये है, दक्षिण पश्चिम वाला, कि उसको आज कल या परसों में हिट करना चाहिए हरियाणा में। वन सर, हाँ। मेरा ये कि बीजेपी से अनुरोध है सर, हाँ हाँ, कि हर जिले की हर हफ्ते मॉनिटरिंग करवाई जाए। जिस जिले के अंदर बारिश कम हो उसके अंदर कृत्रिम बारिश करवाई जाए, कृत्रिम बारिश करवाई जाए वहां। और मैं आपसे एक गुजारिश, मैं बाकी लोगों से आपकी तरफ से गुजारिश करता हूं कि पानी का वेस्टेज कम किया जाए, पानी बचाया जाए। और वो किसानों से मैं वो नहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे मेरे शो में। और किसानों से मैं ये आग्रह करूंगा, आपके यहाँ तो बड़ी अच्छी स्कीम है कि वो मुआवजा भी देते हैं जो अगर खेत खाली रहेगा तो। मैं किसानों से ये आग्रह करूंगा कि वो फसलों की तरफ बढ़ें जो विविधता को लेकर हैं, जिसमें पानी का इस्तेमाल सबसे कम है। आम आदमी पार्टी से क्षमा मांग के लो, आम आदमी पार्टी बोलेगा। प्रतीक भाई, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के सबसे बड़े मंदिर को मजाक बना दिया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये पूरे संसद पे कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करके संसद चलाना चाहते हैं। आप देखिए इनका चाल चरित्र चेहरा, जो राहुल गांधी के मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप देश के नेता प्रतिपक्ष का मजाक उड़ा रहे हैं, आप देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, जिन्होंने वोट देकर, जिन्होंने चुन करके उनको भेजा है। प्रतीक भाई, जब भी नेता प्रतिपक्ष, आज राज्यसभा में आप देख लीजिए, कल लोकसभा में देख लीजिए, जब जनता से जुड़े मुद्दों का सवाल पूछते हैं, उनका मुद्दा उठाते हैं, ये माइक बंद कर देते हैं, उनके सांसद खिल्लियां उड़ाने का कार्य करते हैं। ये केवल संसद की बात नहीं है प्रतीक भाई, पिछले 10 सालों से जब भी विपक्ष का नेता सवाल उठाया है, जब भी जनता से जुड़े मुद्दों का सवाल पूछा है, इन्होंने उनको जेल में डालने का कार्य किया, ईडी सीबीआई लगा करके उनका आवाज दबाने का। बहुत आराम से क्लैरिफिकेशन आया स्पीकर। देखिए, बातचीत हो अगर एक एक करके तो बात अच्छी होती। क्लैरिफिकेशन आया स्पीकर की तरफ से कि मैं ही सीट पर नहीं बैठता, सीट पे मैं ही नहीं, मैं मोबाइल ले लूंगा आपका सर, प्लीज, मैं ही सीट पर नहीं बैठता। स्पीकर ने कहा कि मैं ही सीट नहीं बैठता, रोटेशन होता है, वो रोटेशनल होता है, सारे लोग स्पीकर पे। मुझे बताया जाए कहां पर चेंज करने का या ऑडियो बंद करने का सिस्टम स्पीकर के पास है। स्पीकर की तरफ से, चेयर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। जनता समझती है, जनता को समझना चाहिए। सर, आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं डिबेट, मैं उस तरफ डिबेट नहीं ले जाऊंगा। दूसरी बात, आप नहीं मुझे नहीं, मीडिया कोई साबित नहीं कर रही है। मैं बड़े इश्यूज की तरफ लेके आ रहा हूं सर, आप कुछ भी हो, लेकिन मैं देख लूंगा। मैं डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो प्रधानमंत्री ने आपसे सवाल पूछा कि बताइए आपने कांग्रेस के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए थे या कांग्रेस ने आपके ऊपर इल्जाम लगाए थे, तो वो इल्जाम या तो झूठे थे या सच्चे थे, या तो ये कांग्रेस बताए और एक इल्जाम आप बताइए। जब आपने इल्जाम लगाए थे सीबीआई और ईडी पे लगाते, तो वो इल्जाम सच्चे हैं या झूठे? या दोनों में से कोई एक होगा ना, या तो ये झूठे होंगे या आप झूठे होंगे। जी प्रतीक भाई, इल्जाम लगाए थे, मैं मानता हूं, लेकिन जिसने इल्जाम लगाया मगुंता रेड्डी से 60 करोड़ रुपए का रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लिया, आप देश की जनता पूछ रही है। और उसके एनडीए का प्रचार करना, उसी मगुंता रेड्डी के फादर को जाकर के उनको एमपी बनाने का कार्य किया, ये बताए प्रधानमंत्री। और दूसरी चीज, आपने इल्जाम लगाया था अजीत पवार के ऊपर, आपने इल्जाम लगाया था हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, आपने इल्जाम लगाया था नारायण राणा के ऊपर, बताइए उस केस का क्या हुआ, आज देश की जनता पूछ रही है। 100 करोड़ रुपया लिया शीला दीक्षित के ऊपर, इन्होंने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचारी है, उन्हें जेल डालेंगे। उसके बाद 100 करोड़ रुपया लिया आम आदमी पार्टी ने, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। बताइए। हाँ जी, हाँ, एक सवाल है सर। किससे? बीजेपी वालों से मेरा एक सवाल है सर। मैं क्या नाम है? मेरा नाम चंचल वत्स है सर। चंचल कहाँ से आना हुआ? सर मैं बिहार अरेरिया से आना हुआ। अरेरिया से आना हुआ, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। क्या काम करते हो?
सर मैं यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। पूछो भाई, बीजेपी वालों से सवाल पूछो। मेरा एक सवाल है बीजेपी वालों से। राहुल गांधी ने किसान की बात की, राहुल गांधी ने मजदूर की बात की, जवान की बात की, उनको समझ नहीं। राहुल गांधी ने एक बार राम का नाम लिया, हिंसक बोल दिया, उन पे इनको बहुत आपत्ति। राहुल गांधी ने शिव का मूर्ति दिखाना चाहा, उसे दिखाना नहीं दिया दिखाने के लिए। राहुल गांधी सनातन के बारे में बोलते हैं, उनसे क्यों मोहम्मद साहब के बारे में एक बात और किसी धर्म के बारे में बोले। क्या डिबेट यहां पे वही चलेगी? नहीं चलेगी। मेरी डिबेट नहीं चलेगी। मेरी डिबेट यहां नहीं होगी, धर्म पे नहीं होगी। बड़े इश्यूज हैं और वो इश्यूज हैं परीक्षा लीक का, बड़े इश्यूज हैं बेरोजगारी का, महंगाई का, बड़े इश्यूज हैं किसान के पानी नहीं बरस रहा हरियाणा में, वो बड़े इश्यूज हैं। हम उस पर बात करना चाहेंगे, हम बिल्कुल उस पर इंटरेस्टेड हैं, हम वेरी मच इंटरेस्टेड। जी जी, मैं एक बार इनको देके फिर आता हूँ। जी प्रतीक जी, निश्चित तौर पे अच्छा नहीं लग रहा क्या? ठीक है, प्रतीक जी, निश्चित तौर पे जिन विषयों पे भी चर्चा करने चाहे, सड़क से लेकर और संसद तक चर्चा यार रास्ता निकालो, यार रास्ता निकालो, चर्चा करना चाहिए। लेकिन आप बताइए, आप गाली भी दे रहे हैं तो नेता जितने सदन के हैं वो सब सुन रहे हैं, और हम अपना जवाब भी देने जा रहे हैं तो आप वहां से भाग जा रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं? आपको सुनना चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूं, आपने देखो बहस करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा ये कि रास्ता निकले, रास्ता निकले। प्रतीक जी, वो चुनाव तो चल नहीं रहा था जहां हम ये पूछ रहे थे कि आपने 8500 रुपया दिया कि नहीं दिया। वो चुनाव तो चल नहीं रहा था जहां हमने पूछा कि भाई संविधान कहां खतरे में। हाँ, संविधान को खतरे में आपने करके दिखाया कि संसद की गरिमा को तार तार कर दिए। संसद में मर्यादित तरीके से, मर्यादित आचरणों के द्वारा आपको बात कहनी चाहिए। मैं एक सवाल, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो आपको सुनना चाहिए। अगर आप कहेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं तो आदरणीय प्रतीक जी, आप बताइए कि निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल निष्कर्ष नहीं निकल। मैं प्लीज दत्ता जी, अब ये ऊपर नीचे की बात नहीं, बस थोड़ा सा आपके ऊपर एक इल्जाम और भी है, और वो इल्जाम ये है, आप बराबर कहिए, विपक्ष पे भी कहिए, सत्ता पक्ष पे भी कहिए, आपके ऊपर एक बात ये है कि आप सुविधा अनुसार बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप केरल में जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री पे इल्जाम लगाते हैं कि यू आर सॉफ्ट टुवर्ड्स बीजेपी, आप नम्र हैं, वो लेफ्ट पार्टी, वो आप नम्र हैं, विनम्र हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि आपको डर लगता है कि आप भी दो मुख्यमंत्रियों की तरह जेल में ना डाले जाएं। एंड आई डिमांड जेल फॉर यू। जब आप ये कहते हैं वहां पे, तो सुविधा के अनुसार पॉलिटिक्स करेंगे या देश हित में? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप नीट पर सवाल पूछना चाहते हैं, आप नेट पर सवाल पूछना चाहते हैं, आप संविधान पर सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी ईमानदारी पर भी तो सवाल पूछा जा सकता है। पूछा ना? देखिए, अगर हमारी ईमानदारी पर आप सवाल पूछ रहे हैं तो जहां हम विपक्ष में हैं, जहां केरल में हम विपक्ष में, तो हमारा धर्म है, विपक्षी पार्टी का धर्म है कि हम जनता की आवाज उठाएं, वहां के मुख्यमंत्री से हम सवालात करें, वहां की केरल की जनता। उल्टा सीधा, उल्टा भी मेरा, सीधा भी मेरा, खड़ा भी मेरा, सारा मेरा अपना। जहां हम पक्ष में हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, अपनी जवाबदेही के लिए तैयार हैं। आप हमसे सवाल कीजिए ना, आप हमसे कर्नाटका में सवाल कीजिए, आप हमसे तेलंगाना में सवाल कीजिए, आप हमसे हिमाचल में सवाल कीजिए, आप हमसे झारखंड में हमारी जो अलायंस की गवर्नमेंट है वहां हमसे सवाल कीजिए। लेकिन आपसे एक सवाल आपसे भी है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल बड़ा ईमानदारी से बीजेपी के साथ। सर, अगर कहीं कोई भी रत्ती भर पेच भी फंसा है, जिम्मेदारी सर आपकी है, और यह बदलती हुई राजनीति की धुरी है जो इस समय 2024 में शुरू हुई है। अगर 47 का सपना देखना है तो ये 24 की फांस निकालनी पड़ेगी सर। अगर, या तो फिर कहिए ना कि 47, और अगर आपको 47 का सपना देखना है तो 24 की फांस निकालिए। देखिए, 17वीं लोकसभा का अंतिम पड़ाव देखिए, उस समय भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा जो कार्य सत्ता पक्ष का है वही कार्य विपक्ष का है कि प्रदेश और देश के खुशहाली के लिए कार्य करना, और आपका काम है सवाल उठाना। लेकिन जब जब भी आप देखे होंगे, अगर विदेशी कोई एजेंसी, पता नहीं कांग्रेस के लोग पैसा लेकर सवाल पूछते हैं, अपने मन से सवाल पूछते हैं, भारत की, इस नाते कह रहा हूं कि भारत की एजेंसियों पर, भारत के लोकतंत्र पे आप सवाल उठाएंगे और दूसरे के लोकतंत्र, दूसरे की एजेंसियों पे आप सवाल नहीं उठाएंगे। अगर भारत में कोई दिक्कत हो रही तो आप मानिए, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट खराब, आप कहते हैं ईवीएम खराब, और वही हिमाचल में और वही कर्नाटक में आप जब जीत जाते हैं तो ठीक होता है। अभी आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि 80 की 80 सीटें अगर यूपी में आ जाएंगी तब भी मैं ईवीएम पे सवाल उठाऊंगा। आप जानते हैं क्यों कहेंगे?
क्योंकि उनको अपने पे भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव अपनी कुर्सी क्यों नहीं त्याग देते? संसद में जाके अटक अटक के बोल तो रहते। नहीं। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है, जम्मू कश्मीर से। नमस्ते सर, जम्मू कश्मीर से आए हैं। क्या नाम है साहब आपका? जगदीश राणा, डिस्ट्रिक्ट डोडा से रहने। डिस्ट्रिक्ट डोडा से। जी। रावल जी जो है ना जी, इनको सनातन का कुछ आता पता नहीं है। सनातन किनको? रावल जी को। रावल जी को? जी। राहुल जी। अच्छा, अरे कोई बात नहीं। एक दो लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहते हैं, मैं जरूर उनसे बातचीत करना चाहूंगा। जी, मैं हल्ला मत बचाइएगा बस फिर, और मैं पूछ लूं उसके बाद भी हल्ला नहीं होना चाहिए। जी, वेरी गुड सर। हम यही चाहते हैं कि देश का सदन और कहीं ना कहीं देश की जनता ने जो बहुमत विपक्ष में भी है ना, विपक्ष में भी को भी एक अच्छी मजबूत स्थिति में बिठाया। बिल्कुल, विपक्ष को मजबूत स्थिति में बैठाला है। वो सवाल पूछने के लिए बिठाया है। 1 जुलाई सन 2024 जिस दिन ये सदन में ड्रामा हुआ, वो देश का इतना ऐतिहासिक दिन था कि 164 वर्षीय पुराना आईपीसी कानून, जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ कमियों के जनता पीड़ित रहती थी, वो बदला गया। क्या जनता को हमको जानने का हक नहीं था कि उसके क्या फायदे हैं? विपक्ष पूछ नहीं सकता था सरकार से कि उसके क्या नुकसान है? लेकिन नहीं, वो चाहते नहीं है कि सरकार कुछ काम करे, देशवासियों का कुछ भला करे। बस ठीक सवाल है कि हमारा हक है कि हम जाने। और क्या 1 जुलाई को वो जब कानून बदला गया, ऑफ कोर्स 164 इयर्स का वो तो बदला गया, तो क्या विपक्ष को उस कमियां नहीं गिनानी चाहिए थी और सत्ता पक्ष को बताना नहीं चाहिए था कि अब 420 का नहीं मुकदमा होगा, अब 420 का नहीं होगा, किसका होगा अब? हाँ जी, तो ये जानने का हक था लोगों को, और ये लोगों को बताया जाना चाहिए था। और मीडिया की देखो कमी क्या, मीडिया देखो कितनी कारिस्तानी है, वो भी उलझ जाती है उसी चीज में, वही भीड़ भाड़ में, वही हल्लाबाजी में। हरियाणा में बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है, इस पर बातचीत नहीं कर रहा है। बातचीत कर रहा है कहां पे कि लड़ाई हो रही है संसद के अंदर। मैं आ गया बाबूजी, गिव मी अ सेकंड। इधर कौन हाथ उठा रहा था भाई? नहीं महाराज जी के, मैं आ रहा हूँ महाराज जी के। इधर कोई? हाँ जी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार, मेरा गृह जनपद। जी क्या नाम है? शिव कुमार यादव। कहाँ से आना हुआ? जी, मेरा गृह जनपद एटा है। एटा, पूछो भैया एटा का सवाल ये है, रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है, मोदी जी युद्ध रुकवा देते हैं। 7 साल में 70 परीक्षाएं वो पेपर लीक हो रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है जो मोदी जी ये जो परीक्षाएं लीकेज नहीं रुकवा पा रहे हैं? ठीक है, हमें क्या कारण है कि मोदी जी परीक्षा में जो लीक हो रहा है पेपर, वो क्यों नहीं रुकवा पा रहे? मैं इस सवाल को और बड़ा कर देता हूं, और पहिना कर देता हूं, और इसका स्पेक्ट्रम बड़ा कर देता हूं कि क्या कारण है कि विपक्ष इसको नहीं पूछ पा रहा है। अच्छा, मैं गलत बोल दिया? अरे माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं सर। नो, लेट हिम स्पीक। मैं गलती हो गई तो मुझे यही तरीका है, ये अगर गलती हो तो तुरंत मानो गलती हुई और तुरंत जाओ उसके पास। हाँ, निवारण कहिए। देखिए, विपक्ष तो शुरू से कह रहा है कि जो नेट की परीक्षा लीक हुई है, नीट की परीक्षा लीक हुई है, एनटीए कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉप हुआ है, फेल हुआ है। इस पर एक या तो कोई नई एजेंसी है, नई अथॉरिटी बने। भाई साहब माफ करिएगा, आप तो शिव जी की फोटो ले जाके, गुरु नानक जी की फोटो जाके दिखा रहे हो, है ना? हम आपसे सवाल पूछने को कह रहे हैं, आप हमको शिव जी की फोटो। अरे शिव हमको क्या समझाएंगे सनातन? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि बताइए कि राम जी का ये जो जा रहे थे, इनकी उम्र हो गई 30 साल, पेपर लीक हो गया, ये आगे क्या करें? ये बताइए मुझे। सपने मर गए, तो सपने जो मर गए उसका क्या करें? आप हमको शिव जी की फोटो दिखा रहे हो। तुम्हें कहने में जबान लड़खड़ाएगी, मेरी जबान नहीं लड़खड़ाएगी, क्योंकि मैं सनातनी हूं। बहुत बढ़िया। और सिर्फ सनातनी नहीं हूं, अपने 5 देवताओं के नाम जानता हूं, जो सनातनी देवता के 5 देवता हैं, वो भी जानता हूं। तो तुम हमें शिव की फोटो दिखा रहे हो। हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि पूछो कि नीट में जो निकल गई उम्र, और जो पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में पुलिस का, वो क्या करे? हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे। सर, हम यही बता रहे हैं आपको कि हम तो शुरू से ही राज्यसभा में शिव जी की फोटो क्या दिखा रहे थे? लोकसभा में भी चर्चा की। शिव जी की फोटो क्यों दिखा रहे थे? शिव जी की फोटो दिखाना कोई गुनाह नहीं है इस देश में। तो मैं कह रहा हूं कि जिस समय हमको इनकी फोटो देखनी है, तो आप हमको फिल्म वही दिखाओगे।
कैसे जवाब देंगे? राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में डेली लीक होता था। महादेव ऐप छत्तीसगढ़ मत भूलिएगा। शिव जी की बात करते हैं, कहते हैं चुनाव के दौरान भारत में हिंदू धर्म में एक पावर है शक्ति, उसके विरोध लड़ना है। अरे शिव शक्ति पे इतना ही प्यार था तो चंद्रयान 3 जब मुझे बताओ शिव जी की, यहाँ जल्दी आओ, मुझे बताओ शिव जी की फोटो क्यों दिखाई? सर यही तो दिक्कत है, ये सवालों से भागते हैं। और दूसरी बात, राहुल जी पे बेकार प्रश्न किया जा रहा है। अरे वो बड़े हुए हैं किसको देखकर? जगदीश टाटलर को देखकर। नहीं, तू इधर लोगों के बीच में रहे। सज्जन कुमार के देखो अमित मेरी बात समझो। वो सवाल का जवाब दे रहे थे कि राजस्थान में भी लीक हुआ, तो इसका मतलब क्या कि उनसे लीक हुआ तो हम भी लीक करेंगे? मैं बता रहा हूँ ना सर, राहुल गांधी जी की मनोदशा समझिए। वो खड़े हुए बड़े हुए जगदीश टाटलर को देखकर, जिसने भाई अपना बात करिए तो नाम मत लीजिए। हिंसकों के बीच में पले बड़े हैं, वो नसबंदी कराने वाले नहीं। फिर तुम अमित माफ करना, तुम फिर राजनीति नहीं जानते हो, अभी नहीं समझते हो। जी बताइए शिव जी की फोटो क्यों दिखाई? अरे जब इनके फोटो बीजेपी वाले इश्तेहार में राम जी की उंगली तो बोले कि तुम्हारे राम तो हमारे, तो कहां से आ गए राम बोधन भैया के जिनका पेपर लीक हो गया, उनके लिए बात करें? तो चलने दो फिर ये तो सीरियसनेस है। आदरणीय अखिलेश जी ने बिल्कुल प्रश्न पूछा कि आपके युवाओं को जहर दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये पूछा था, राहुल जी से भी पूछा था। नहीं युवाओं का नहीं, राहुल जी से पूछा था। नहीं, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। राहुल जी से पूछा। प्रधानमंत्री रुकिए मैं आता हूँ। प्रतीक जी, भारत माता को डायन कहने वाले जब यहाँ कुछ कहते हैं ना तो अच्छा नहीं। सर तू इधर उधर की बात ना कर, मुझे ये बताइए रास्ता क्या है? मैंने आप भटकाते हैं, आप बहस को भटकाते हैं। हाँ जी प्रतीक जी, जानते हैं क्या हुआ? सबसे बड़ी दिक्कत है ना, जो मीठा होता है, जो सीधा होता है, उससे लोग 100 सवाल पूछते हैं। करें, आप मीठे हैं। हिंसक के पास कौन जाता है सवाल है। अब सुनिए, राधे श्याम रामायण में लिखा है, देखो सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। अपने मीठे मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। प्रतीक जी, जानते हैं क्यों कहे? यही कार्य पाकिस्तान में हुआ हमारे साथ, यही कार्य अफगानिस्तान में हुआ, वही कार्य बांग्लादेश में हुआ, और इन्हीं गलतियों के कारण वही कार्य भारत में भी हो रहा। प्रतीक भाई ये इधर उधर की बात करेंगे लेकिन सवाल का जवाब नहीं देंगे। विपक्ष आज सड़क पे है, विपक्ष आज संसद में सवाल पूछ रहे हैं तो उसको बाहर कर दिया जा रहा है। उसके आवाज दबाने का खिलिया उड़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अभी ये संविधान की बात कर रहे थे, जब ये संविधान रक्षा की बात करते हैं ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा की बात कर रहा है। प्रतीक भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा। कहते हैं प्रतीक भाई संविधान की हत्या कैसे होती, मैं उदाहरण देता हूँ। जब से ये सरकार बनी है, पिछले 10 सालों में 11 स्टेट की सरकार, वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका। इन्होंने पार्टियां तोड़ करके। वो देखो भाई, झारखंड के सीएम जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो इधर इस्तीफा हो गया और इतनी तो शर्म रखो। ये होता है मान्यता, ये होता है मर्यादा। क्या आरोप लगा जेल का इस्तीफा दिया? आडवाणी जी ने जेके डायरी में फंसे थे, लाल डायरी में, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वापस चुन के आए थे। केजरीवाल जी को सीखना चाहिए। आडवाणी जी थे, हेमंत सोरेन थे, आपके साथ है, आपके गठबंधन में है, सीखो, इस्तीफा दो। है चितवी मेरी फटवी मेरी है गजब। केजरीवाल जी प्रतीक भाई जब शीश महल बनाएंगे, नहीं ऐसे मत कहिए। बिल्कुल समय नहीं दिया, मैं कब से बोल रही हूँ। प्रतीक जी, इन्होंने बोला कि किस तरह से इनको तो जवाब जनता ने दिल्ली में ही दे दिया। और दूसरी बात, जो यहाँ पर शिव जी के फोटो की हो रही है, तो मैं बता देती हूँ, वो लोग जो भगवान राम के अस्तित्व को काल्पनिक बोलते थे, आज भगवान शिव की फोटो लेकर बैठे। इससे बड़ी बीजेपी की वैचारिक जीत हो ही नहीं सकती। मुझे किसी ने कहा कि जो रामनवमी की छुट्टी लेते हैं वही राम के नाम के बता रहे कि राम तो हुए कि नहीं हुए, बताओ।